America marketing DFA. आज के शो में पाबंदी के बावजूद बिल बोर्ड नस्ब महाना लाखों रुपए खजाने के बजाय अफसरान की जेबों में। महकमा एंटी करप्शन की इंकशाफात से भरपूर रिपोर्ट कार्रवाई की मुंतजिर। गैर कानूनी बिल बोर्ड्स डीएमसी अफसरान रातों रात करोड़पति। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। अहम तरीन दिन रहा आज सियासत के हवाले से भी, नैब की कार्रवाई के हवाले से भी। आज नैब में पेशी थी मरियम नवाज साहिबा की। नैब की प्रेस रिलीज पहले आपके सामने पढ़ देते हैं। इसमें हुई बहुत सियासत है। इसके बाद आज की अहम तरीन इंकशाफात से भरपूर स्टोरी पर हम आएंगे। इस प्रेस रिलीज के मुताबिक नैब ने कहा जी कि कौमी एहतसाब ब्यूरो आज मरियम नवाज साहिबा की पेशी थी, उनको जाती हैसियत में मौक़िफ़ ये तलब किया गया था। ताहम उनकी जानिब से नैब लाहौर में पेश होकर जवाब देने के बजाय मुस्लिम नून के कारकुनान ने मुनज़्ज़म अंदाज में गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए पथराव और बदनज़मी का मुजाहरा किया। नैब के 20 साला दौर में पहली मरतबा एक आईनी और कौमी इदारे के साथ इस नौयत का बर्ताव रवा रखा गया, जिसमें नैब की इमारत पर पथराव करते हुए खिड़कियों के शीशे तोड़ने के अलावा नैब के अमले को भी जख्मी किया गया। इस वक्त ओवरऑल नैब ने कहा कि नैब की जानिब से आगाह किया जाता है कि नैब एक कौमी इदारा है। चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल की मंजूरी के बाद मुस्लिम नून के रहनुमाओं और कारकुनान के गैर कानूनी इकदाम और कार्य सरकार में मुदाखलत की FIR दर्ज करवाने का फैसला किया गया। अहम तरीन डेवलपमेंट है ये। इस पे रिएक्शन भी आया। नून लीग के रहनुमाओं ने अपना मौक़िफ़ दिया और ये इस पर अहम तरीन पेशी है। लेकिन एक पेशी कल भी है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके सामने रखते हैं। कल हमने सुना कि जिस तरह ऑनरेबल चीफ ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ कराची रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट की बिल बोर्ड्स के हवाले से अहम तरीन समाअत की, बरहमी का इजहार किया कि आया किस तरह इस शहर में बिल बोर्ड जो बारिश में गिरने के वाकयात हुए बिल बोर्ड्स के जिसमें लोग जख्मी हुए, ये क्यों लगे हुए हैं, क्यों नस्ब हैं, और फौरी तौर पर उनको हटाने का हुक्म दिया। इस सुमोटो नोटिस में आपके सामने कुछ चशमकुशा इंकशाफात करते हैं। एक रिपोर्ट एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की कि किस तरह रिश्वत के एवज DMC ईस्ट, ये ईस्ट का इलाका गुलशन 1, गुलशन 2, यहां अलाउ किए गए ये तमाम बिल बोर्ड्स वगैरह। इस रिपोर्ट को मुरतब किया गया है एंटी करप्शन सिंध की तरफ से। 13 तारीख थी फरवरी की 2020 को, जिसके अंदर इल्जामात थे 5 ऑफिशियल्स पर DMC ईस्ट के कि उन्होंने साइफनिंग ऑफ गवर्नमेंट टैक्स थ्रू इंस्टॉलेशन ऑफ स्टीमर्स एंड ब्रिज पैनल्स विदाउट सीकिंग चालान, यानी चालान के बगैर ये सब अमल हुआ, और इलीगल रेंट सीकिंग मंथली फ्रॉम इलीगल बिलबोर्ड्स, यानी ये बिलबोर्ड्स लगाने के एवज 5 अफसरान DMC ईस्ट के, जिसके अंदर उस वक्त म्युनिसिपल कमिश्नर DMC ईस्ट के, म्युनिसिपल कमिश्नर एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के, उसके अलावा डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट DMC ईस्ट, और जो डिप्टी डायरेक्टर हैं और उनके साथ साथ एक इंस्पेक्टर है जिसने ये तमाम अमल किया, और इसके अलावा कुछ प्राइवेट पार्टीज हैं, और ये पैसे कलेक्ट किए गए। जो इल्जाम लगा, अमाउंट इन्वॉल्व वाज ऑफ 6 मिलियन रुपीज। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में ये लिखा गया कि इन व्यू ऑफ द अबव फैक्ट्स देयर वाज सफिशिएंट एविडेंस केम ऑन रिकॉर्ड इन द सपोर्ट ऑफ एलिगेशन एंड अबव ऑफिसर्स ऑफिशियल्स ऑफ DMC ईस्ट कलेक्टेड द अमाउंट इन मिलियंस, इस पर करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए फ्रॉम द ओनर ऑफ स्टीमर्स एंड बैनर्स, बट दे डिड नॉट डिपॉजिट द सेड अमाउंट इन द गवर्नमेंट एक्सचेकर एंड द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द ओनर ऑफ बैनर्स एंड स्टीमर्स आर पॉकेटेड बाय द अबव ऑफिसर्स। यानी जो अमाउंट कलेक्ट की गई वो सरकारी खजाने में जमा नहीं हुई। ये जो बिलबोर्ड्स आप देख रहे हैं जो हटाए, जो गिरे भी बारिश के अंदर, ईस्ट के इलाके में गुलशन, गुलिस्तान, जौहर इन एरियाज में चंद DMC के ऑफिसर्स ने, यानी डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स हैं, जिनके नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं, रिश्वत के एवज ये लगाए, इलीगल रेंट सीकिंग की इस रिपोर्ट के मुताबिक, और ये जो चालान थे ये सरकारी खजाने में भी जमा नहीं हुए। Therefore, all steamers are illegal and are installed on cash basis, which are collected by the inspector of DMC East, and the amount is reportedly distributed to their concerned higher officers. बड़ा अहम चशमकुशा इंकशाफात हैं किस तरह से ये रिश्वत के एवज ये तमाम मामला हुआ। इसमें लिखा गया कि इस पर जो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स these DMC officials are involved in promotion of steamers and banners on public property without paying any government challan, and some of the major clients जिनको ये दिया जा रहा था वो भी, उनका भी नाम लिखा गया, और ओवरऑल रिकमेंड किया गया कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। It is therefore recommended that the matter may kindly be placed before ACC 1 Sindh, seeking approval for registration of cases against the following officials of DMC East, Karachi, beneficiaries and private persons.
केस रजिस्टर करने का मुतालबा हुआ। एंटी करप्शन की ये सनसनीखेज रिपोर्ट जो हम आपके सामने रख रहे हैं, इसमें तफसीली तौर पर बताया गया कि किस तरह कैश लेकर इलीगल रेंट सीकिंग के जरिए पैसों के एवज ये तमाम इस पर चीजें हुई। बिलबोर्ड्स और साइन बोर्ड्स और स्टीमर्स ये सब अलाउ किए गए प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे, और ये पूरी करप्शन जो है चलती रही। इसके बाद क्या हुआ, यही बड़ी अहम बात है आपको बताएं कि इसके बाद एक और रिपोर्ट तैयार होती है। यानी ये रिपोर्ट जो मैंने आपको दिखाई ये फरवरी 2020 की है। उसके बाद जुलाई 2020 में एक और रिपोर्ट तैयार होती है, और इस रिपोर्ट में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कहता है जी, जो उनकी फाइंडिंग्स आती हैं कि दैट द एप्लीकेंट लेवल्ड एलिगेशंस regarding installation of billboards or boardings including steamers and banners are private properties in violation of orders of the Honorable Supreme Court Pakistan। और ये findings ये आती हैं जी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। there is no documentary and oral evidence brought on the record to prove the corruption or corrupt practice। इस दूसरे लेटर के अंदर एंटी करप्शन के रिपोर्ट के अंदर इस मामले को खत्म करने की बात की जाती है। एक और खत मैं आपको दिखा देता हूं जो क्लोजिंग का है, इस केस को क्लोज करने का। इस हवाले से रिकमेंड किया जाता है जाहिद अहमद रहूजो की तरफ से, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर आईओ है, कि इन लाइट ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इट इज रिकमेंडेड दैट मैटर मे काइंडली बी प्लेस्ड बिफोर ACCN फॉर सीकिंग परमिशन टू क्लोज द मैटर। इस मामले को खत्म कर दिया जाए, इस बारे में खत लिखा जाता है एंटी करप्शन की तरफ से। यानी पहले एंटी करप्शन की रिपोर्ट में इंकशाफात होते हैं कि कौन से 5 अफसरान मुबैना तौर पे करप्शन से, यानी रिश्वत के एवज इलीगल रेंट सीकिंग करके बिलबोर्ड्स और साइन बोर्ड्स लगा रहे हैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल में, गुलिस्तान जौहर में, गुलशन 1, गुलशन 2 में। और उसके बाद वही एंटी करप्शन एक रिपोर्ट, एक लेटर लिखता है कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले और लिहाजा इस केस को बंद कर दिया जाए, FIR दर्ज ना की जाए। पहले केस में FIR दर्ज करने का मुतालबा होता है, दूसरे में FIR को वापस लेने का मुतालबा होता है। ये मामला है क्या, इसकी नौयत क्या है और इस मामले से जुड़े और हकायक क्या हैं, इन पर डिटेल में बात भी होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन इंकशाफात। एक रिपोर्ट आपके सामने रखी, 2 रिपोर्ट आपके सामने रखी। एक रिपोर्ट वो जिसके अंदर मुतालबा होता है और इन्वेस्टिगेशन प्रूफ करती है। हमारी जो आईओ है उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके पास फोटोज तक हैं उन जगहों की जो बिलबोर्ड्स थे, और इसके साथ साथ रिकमेंड किया जाता है कि एक FIR दर्ज की जाए उन अफसरान के खिलाफ DMCs के जो रिश्वत के एवज ये सब कुछ कर रहे थे। लेकिन उसके बाद वही एंटी करप्शन डिपार्टमेंट एक और खत लिखता है जिसमें कहता है कि इस केस को क्लोज कर दिया जाए क्योंकि सबूत और एविडेंस ज्यादा नहीं है। अहम तरीन मामला है क्योंकि कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ पाकिस्तान ने भी इस मामले को उठाया है, इसको रेस किया, ऑर्डर्स दिए कि खत्म किया जाए क्योंकि बिलबोर्ड्स बारिश में लोगों पर गिर रहे थे जिससे लोग जख्मी हो रहे थे। ये तमाम इलीगल एक्टिविटी हो रही है, इसमें पूरा एक माफिया मुलव्वस है। जो अफसरान है उनके नाम भी हैं जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, मैंने उनके डेजिग्नेशन भी बताया, किस तरह म्युनिसिपल कमिश्नर, इंस्पेक्टर, डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट DMC ईस्ट, डिप्टी डायरेक्टर DMC ईस्ट सब मुलव्वस हैं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब जो कि साबिक डायरेक्टर हैं नैब लाहौर में, डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन रह चुके हैं, और शहजाद भट्टी साहब साबिक DG नैब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। शहजाद भट्टी साहब, ये रिपोर्ट आपको भी हमने भेजी, आपने पढ़ी यकीनी तौर पे, क्या आपको लगता है क्योंकि इस मामले को देखा जाए तो बड़ा संगीन मामला है, ऐसे कैसे एक केस बंद हो सकता है खुलने के बाद, और इसमें तो बड़ा एविडेंस है पहली रिपोर्ट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सिफान, मैं ये बहुत अरसे से ये बात करता रहा हूं और ये पिछले दिनों जो चल रहा था किस्सा कि जी नैब को बंद कर दिया जाए, तो ये आपके सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जी कि ये एंटी करप्शन अदारा जो कि एक सूबाई गवर्नमेंट का एक अदारा है जिसके पास इन्वेस्टिगेशन तो वो कर लेता है, उसके पास दांत ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, किसी को पकड़ ही नहीं सकता, और फिर जब गवर्नमेंट का प्रेशर आता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, तो वही केस उसको बंद कर देते हैं वो। इसीलिए नैब की जरूरत थी और जरूरत पेश आई आज से 20 साल पहले नैब के अदारे को बनने की। वरना वजह क्या थी? एंटी करप्शन भी मौजूद थी, FIA भी मौजूद थी। FIA फेडरल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही होती है और एंटी करप्शन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही होती है। तो ये देखिए मैं तो इस चीज पे हैरान हूं कि किसी बंदे ने बड़ी मेहनत करके पहली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई है जिसके अंदर उसने लोगों को कसूरवार ठहराया है। मैं तो कहता हूं कि उसको तमगा दीजिए कि एंटी करप्शन के अंदर रहते हुए उस बंदे ने इतनी हिम्मत की कि उसने वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई और वो आउट भी हो गई, यानी आपके पास भी पहुंची है जी। तो उसके बाद रिजल्ट तो यही होना था कि वहां प्रेशर आया होगा क्योंकि ये उनका एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अदारा है और प्रेशर के अंदर आके उन्होंने सारा कुछ उसको ठप कर दिया कि जी कोई कुछ नहीं हुआ, जबकि लोगों की आंखों के सामने है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसका
नोटिस लिया हुआ है। और ये आपको ये भी पता है कि ये पहले भी इस तरह का वाकया हो चुका है जिसमें कहा गया कि ये बिल बोर्ड हटाए जाएं। और सोने पे सुहागे की बात तो ये है कि बिल बोर्ड लगाने के जो पैसे हैं वो भी गवर्नमेंट को नहीं जा रहे, वो भी इंडिविजुअल लोग खा रहे हैं। इतनी बड़ी करप्शन हो रही है, यानी एक लोगों की जानों से खेला जा रहा है और दूसरी तरफ जो उससे रेवेन्यू आ रहा है वो भी गवर्नमेंट को नहीं जा रहा, वो भी लोगों की जेबों में जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये करप्शन का केस ना तो एंटी करप्शन कर सकता है, क्योंकि डीएमसीज और प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है, उनको एक्शन लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया है। ये केस बनता ही नैब का है और इसको नैब को अगर कोई उनको रेफर नहीं करता तो नैब को खुद उठाना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस वक्त ये सब जुडिस है और हो सकता है कि अदालत भी इस केस को नैब की तरफ रेफर कर दे। सही है। तो इसकी अमाउंट इतनी बनती है आपके नजदीक है इसको नैब को रेफर किया जाए? इसमें जो एलिजिड अमाउंट है 6 मिलियन है, लेकिन आगे लिखा हुआ है कि करोड़ रुपए सालाना, 3 करोड़ रुपए जो इस पर है, इसमें जो लिखा गया है कि 3 करोड़ रुपए सालाना कमाए गए इन इलीगल बिलबोर्ड्स के जरिए। भट्टी साहब देखिए सिफान, ये भी एक बहुत बड़ा जो अमेंडमेंट में एक लकूना निकाला गया था, जिसकी तरफ से भी भाई मैं ये बात नहीं करता किसकी तरफ से वो अमेंडमेंट का पेपर आया था कि जी नैब जो है वो 1 अरब से नीचे की करप्शन जो है उसको ना उठाए। देखिए नैब का कानून बिल्कुल ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी को पिक एंड चूज करें कि जी कोई शख्स की आप उठा लें और किसी शख्स की करप्शन को छोड़ दें, क्योंकि इस तरह तो फिर डिस्क्रिप्शन चली जाएगी चेयरमैन के हाथ में। जो एप्लीकेशन चेयरमैन के हाथ आ जाए उसमें जितनी मर्जी करप्शन हुई हो उसको उसके ऊपर काम करना चाहिए। ये नैब का शुरू से प्रिंसिपल था और इसी के ऊपर ये बनी थी, क्योंकि हमने सिंगापुर का ये मॉडल उठाया था और सिंगापुर मॉडल के तहत ये बात बड़ी क्लियर थी कि आपने पिक एंड चूज करने का इख्तियार आपके पास नहीं होना चाहिए, वरना तो जिसकी मर्जी आएंगी आप छोड़ देंगे। तो ये पैसों का कोई बात नहीं है इसके अंदर, कितने करोड़ की हुई है कितने लाखों की हुई है, इसमें तो लोगों की जानों से खेला जा रहा है भाई। 2 चीजें हैं, आप इसको अलग-अलग मत कीजिए। यानी ये वो करप्शन है जो कि क्रिमिनलिटी की इंतहा को छू रही है, तो इसलिए ये नैब का केस तो बिल्कुल बनता है। सही है। और फारूक हमीद साहब, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि अब इसमें जो नाम आए हैं डीएमसी ईस्ट के, ये एक सियासी जमात से जुड़े हुए हैं ना। डीएमसी ईस्ट एमक्यूएम की इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी है डीएमसी ईस्ट। तो अब ये एमक्यूएम हो या पीपल्स पार्टी हो, ये तो लूट मार का बाजार गर्म रहा। और जिस तरह कल चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ पे तो दोनों ही मिलकर कराची दुश्मनी में मुलव्वस है दोनों जमातें। फारूक हमीद साहब, तो कौन करेगा कार्रवाई इनके खिलाफ? एंटी करप्शन सिंध हुकूमत के हाथ में और एमक्यूएम पीटीआई की इत्तेहादी, क्या नैब आगे बढ़ेगा? कौन बढ़ेगा? फारूक हमीद साहब बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए ये सारी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी। पहले तो मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल अगर आप देखें तो सिंध में जो गवर्नेंस के हालात है उसका आवा आवा बिगड़ा हुआ है। आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी मरतबा कहा कि अभी चंद दिन पहले भी सर 2-3 दिन पहले चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सुप्रीम सिंध गवर्नमेंट की तो लगता है ये कराची में जो बारिश के बाद जो एक ब्रेकडाउन हुआ है कि इनकी तो कोई रिट ही नहीं है वहाँ पे। तो जब सिंध गवर्नमेंट की कोई रिट नहीं है और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल ब्रेकडाउन और गवर्नेंस है, इदारे ओवरऑल वहाँ पे आपको पता है कि कितनी मैसिव करप्शन की रिपोर्ट्स आती रही है। एंटी करप्शन इदारा जो सिंध का है, मुझे आज भी याद है कुछ हफ्ता पहले इनके जो डायरेक्टर थे उनको अरेस्ट किया गया था करप्शन चार्जेस के ऊपर। तो आप किस इदारे की बात कर रहे हैं? ये ऐसा इदारा जहां पे आज तक मैंने फिर थोड़ी बेहतरी लाने की कोशिश की थी आज से 2-3 साल पहले, लेकिन कभी हमने नहीं सुना कि कोई लोग पकड़े गए हों, कोई लोग जेल में गए हों, कोई बड़ी रिकवरीज हुई हों। आज तक ऐसी कभी कोई खबर नहीं आई है। और क्यों ऐसी खबर क्यों आएगी भी नहीं, इसलिए खासकर ये भी आप केस ले ले बिलबोर्ड वाला कि जो लोग अपॉइंट होते हैं, ये इदारा है सिंध गवर्नमेंट के मातहत। सिंध गवर्नमेंट की अपनी जो पॉलिटिकल विल है, जब उनकी अपने टॉप जो लोग हैं ओहदेदार, वही नैब के केसेस रेफरेंसेस इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में इस वक्त सारे जकड़े हुए हैं, इन्वॉल्व हैं, तो आप क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं? तो उनका ये मातहत इदारा जो है जिसमें जब लोग लगाए जाते हैं तो पॉलिटिकली बेस्ड इंडक्शन होती हैं, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन होती हैं, पीछे पॉलिटिकल स्पॉन्सर्स बैठे होते हैं, चाहे वो एमपीएस हों, चाहे वो पार्टी के बाकी ओहदेदारान हों। तो फिर जारी बात है ये जो बिलबोर्ड का जो पैसा है, ये सिर्फ ये तो मैं नहीं कहूंगा कि अफसरों की जेब में जाता है। ये फिर आपको पता है जब मनी ट्रेल अगर आप डंडा मार के मनी ट्रेल निकलवाएंगे तो पता लग जाएगा कि वो जो ऊपर वाले जो लोग हैं ये पैसा उन तक भी जाता है। नैब को कांग्रेस इसका करना चाहिए फारूक हमीद साहब, क्योंकि ये जिस तरह अभी मैंने भट्टी साहब से पूछा, अब ये जो केस जिस तरह बंद हुआ है, ये 13/2/2020 यानी 13 फरवरी और फिर उसके बाद 27 जुलाई 2020,
13 फरवरी को ये कहा जा रहा है कि ये केस है और ये नाम है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और 27 जुलाई को कहा जा रहा है कि नहीं ये केस नहीं है, इस पे आप केस क्लोज कर देना चाहिए। तो शुड नैब टेक इट अप यहाँ पे, क्योंकि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जो पहले आईओ ने लेटर लिखा ईसीसी को कि आप एफआईआर दर्ज करें, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई इसके ऊपर, और वो ऑफिशियल्स भी अभी बैठे हैं, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक्शन लिया है, लेकिन फिर भी ये लोग बैठे हुए। फारूक साहब देखें, ये बिलबोर्ड वाला मामला है, ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के भी इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं, बड़े क्लियर डायरेक्टिव्स हैं जी। तो अगर, और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इसको मॉनिटर कर रही होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आया है तो एक ऑप्शन ये कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले और गवर्नमेंट को, नैब को कहे, नैब सिंध को, नैब कराची को, कि जनाब आप ये केस टेक ओवर करें, ठीक है ना जी, क्योंकि नजर आ रहा है कि अंदर कोई मिली भगत हुई है और एक कवर अप करने की पूरी कोशिश की गई है। दूसरा ऑप्शन ये है जो कि मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, अगर वो शिफाफियत में बिलीव करते हैं, अगर वो सही मानों में एहतसाब में बिलीव करते हैं, तो सिंध गवर्नमेंट को रेफरेंस भेजना चाहिए टू नैब कराची कि जनाब ये केस हुआ है, हम समझते हैं इसमें बहुत मेलिफाइड इन्वॉल्व है, इसमें मिली भगत इन्वॉल्व है, करप्शन इन्वॉल्व है, मैसिव करप्शन इन्वॉल्व है, तो नैब कराची आप इसको टेक ओवर करें। लेकिन मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट ये काम नहीं करेगी, क्योंकि उनका ये तरीका ही नहीं है गवर्नेंस का कि वो एहतसाब करें, ट्रांसपेरेंसी और ये अकाउंटेबिलिटी वाले मामला। दूसरा मैं ये कहूंगा कि देखें अभी ये मामला तो प्योरली मुकामी हुकूमत का, डीएमसी इसका है। अच्छा, और मैं इस वक्त फारूक साहब एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है हमें, जिसके बाद हम आएंगे आज के मामले की तरफ भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद नाज़रीन तो भी मामले से जुड़ा हुआ ही है, और नैब पेशी के दौरान क्या हुआ है उसकी तफसीलात भी रखेंगे सामने, नैब क्या कहती है इस बारे में ये भी जानेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं, आपके सामने एक अहम तरीन स्टोरी रखी कि किस तरीके से शहर कराची में बिलबोर्ड्स का जाल और उस पे डीएमसी ईस्ट के ऑफिशियल्स की मुबैना करप्शन, मुबैना ब्राइब जो उन्होंने ली, और उन ऑफिशियल्स के नाम आपके सामने सारा माफिया एक्सपोज कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज एक दिन में अहम डेवलपमेंट ये रही कि एक पेशी हुई नैब में, मरीम नवाज साहब की पेशी तो हो नहीं सकी, लेकिन वहां पर बहुत झगड़ा हुआ, वहां पर बहुत पथराव हुआ, सब कुछ हुआ। नून लीग ने इल्जाम लगाया कि हम पर तशद्दुद हुआ। नैब ने कहा जी कि नून लीग ने गुंडागर्दी की, मुनज़्ज़म तरीके से गुंडागर्दी की। फयाज चौहान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वज़ीर इत्तलात है पंजाब के, उन्होंने तो ये तक कहा कि बाकायदा पैसे देकर ये पूरा मुनज़्ज़म तरीके से साजिश के तहत करवाया गया, और 10 लाख रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए पत्थर फेंकने वाले को पहले से एडवांस पेमेंट दी गई कारकुनों को। तो नैब ओवरऑल क्या सोचता है? हमारे साथ 2 नैब के सीनियर ऑफिशियल साबिक मौजूद हैं। फारूक हमीद साहब, पहले आपकी तरफ क्या हुआ है आज के दिन, और नैब ने इनको हीरो बना दिया, ये भी एक तासुर चल रहा है इस वक्त कि पीएमएलएन को दोबारा जगा दिया, इज इट ट्रू? फारूक हमीद साहब से हमारी आवाज अब तक नहीं जा रही है, कि शहजाद भट्टी साहब से भी हमारा राब्ता शायद मुनक़ता हुआ है और उन तक भी हमारी आवाज नहीं जा रही। जी फारूक हमीद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, देखिए सिफान, बात यह है जिस बात के ऊपर आप आज का सबसे पहला जो मसला यही था जी, और नैब ने उसका प्रेस रिलीज भी दिया है, लेकिन नैब लाजमी बात है कि वो अपनी चीजों को थोड़ा सा एक कानून के दायरे में रहते हुए सामने ला सकते हैं, इससे ज्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि नैब ने बीबी मरियम नवाज को जाती कैपेसिटी में बुलाया हुआ था, ना कि एक सियासी लीडर या सियासी शख्सियत के बिना के ऊपर। महज़ब मुल्कों में, महज़ब कौमों में ऐसा काम नहीं होता कि आप जुलूस के साथ आए, जबकि आपको करप्शन के मामले में बुलाया गया था। अब आप 2 चीजें इसमें हुई हैं। एक तो यह है कि इंतजामिया को यह पता होना चाहिए था कि जो भी किसी पॉलिटिकल लीडर को करप्शन के लिए जब नैब बुलाती है तो वो उस चीज को कैश करने की कोशिश करते हैं, उसको सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं, और इसको कभी अलहदा नहीं किया जा सकता। तो चाहिए था इंतजामिया को कि ऐसे अरेंजमेंट किए जाते कि आज ये जो सिचुएशन आई है ये सिचुएशन ना आती। दूसरी तरफ ये बात है कि ये एक प्लान्ड सिचुएशन थी, और ये नैब जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है उसकी सेक्शन 31 जो है वो ये कहती है कि अगर किसी इन्वेस्टिगेशन को, किसी इंक्वायरी को डिफीट करने या उसको रोकने या उसको हिंडर करने या उसमें किसी किस्म की रुकावट डालने की कोशिश की जाए,
तो उसको स्टेट अवे करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में लिया जाएगा। यानी ये तो स्टेट अवे हो गया, चाहे आप कोई विटनेस के तौर पर भी आ रहे थे, जैसे कि बीबी मरियम नवाज ने ये बात कही है कि मुझे तो सिर्फ मालूमात के लिए बुलाया था, तो उनको मालूमात देने के लिए आना चाहिए था और कोई बात नहीं करनी चाहिए थी, जुलूस की जरूरत नहीं थी। लेकिन इसमें उन्होंने क्योंकि माफ कीजिएगा हिंड्रेंस पैदा की है, इंक्वायरी के सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की है, तो मैं तो समझता हूं कि नैब ने बड़ा कम काम किया है कि सिर्फ कार्य सरकार के अंदर मुदाखलत वाली जो शिक है वो लगाई है और उसके लिए FIR करा रहे हैं। नैब सेक्शन 31 को इन्वोक कर सकती है स्टेट अवे कि जी ये रुकावट पैदा की गई है एक नैब के केस की इंक्वायरी जो कि जिस स्टेज पे भी थी उस स्टेज के ऊपर भी सेक्शन 31 का जो मामला है उसको उठाया जा सकता है। तो ये आज का जो इंसिडेंट हुआ है, दो चीजों की फेलियर है, इंतजामिया का और हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। सही, एक्सपोज हो गया आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी और इंतजामिया भी एक बार फिर। फारूक हमीद साहब, आपने किस तरह देखा आज के दिन और इस पेशी को, और ये जो कार्य सरकार, क्योंकि जो नैब ने प्रेस रिलीज में कहा है कि चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनान के गैर कानूनी इकदाम और कार्य सरकार में मुदाखलत की FIR दर्ज करवाने का फैसला किया है। शायद भट्टी साहब तो सेक्शन 31 की बात करें, व्हाट इज योर ओपिनियन फारूक हमीद साहब? देखिए, नैब के पास दोनों ऑप्शन है ना, सेक्शन 31 के तहत भी वो आगे कार्रवाई कर सकते हैं, जिस तरह शहजाद भट्टी साहब ने सही फरमाया, और दूसरा तरीका ये कि अगर वो इसको क्रिमिनल प्रोसीड करना चाहते हैं अपना सिविल लॉ के मुताबिक तो ठीक है, जो क्रिमिनल लॉ के मुताबिक तो ठीक है, जो लॉ ऑफ द लैंड है FIR करें और वो तमाम लोग जो हैं उनको फिर आज रात को तक मेरा ख्याल है उनको वीडियो से आइडेंटिफाई करके उन निशानदही करके उन लोगों को अरेस्ट होना चाहिए। खासकर वो जो एक गाड़ी है टोयोटा लैंड क्रूजर LZ6000 जिसको सारा मीडिया ने दिखाया कि कैसे उसमें ऑर्गेनाइज तरीके से जिस तरह की सही प्लानिंग के तहत शॉपर्स के अंदर जो है पत्थर जो है वो अपना इकट्ठे किए गए, पैक कर दिए गए। बिलीव मी, मैंने सफान अपनी लाइफ में मैंने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी कि पाकिस्तान का जो एपेक्स टॉप एहतसाब इदारा है और वाली बात है नैब है, और कैसे इस तरह का एक कार्रवाई एक कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसी कार्रवाई करेगा कि वहां पे एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करे। और कैसे उन्होंने नैब के दफातर को तो नुकसान पहुंचाया। मौके भी शामिल करते हैं। हमारे साथ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब भी प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद है। फवाद चौधरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए, एक कौमी आईनी इदारा नैब का आज जो हुआ, फवाद चौधरी साहब आपकी नजर में आप किस तरह देखते हैं इस पूरे दिन को, आज मरियम नवाज की पेशी से मुतालिक जो बात हुई? देखिए, ये तो पहली बार तो मुस्लिम लीग नून ने हमला नहीं किया इदारों के ऊपर। इससे पहले वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला कर चुके हैं। ये तो एक तफ्तीशी इदारा है, एग्जेक्टिव इदारा है, तो इस तरह इसको तो हम यही कहते हैं चोरी और सीना जोरी, कि आप अपने लोग ले जाएं, पथराव करें, फिर आप तफ्तीश में शामिल ना हो और तफ्तीशी अमल को जो है वो आप रोकने की कोशिश करें, तो जाहिर है इसको तो आप चोरी और सीना जोरी ही कहेंगे। जहाँ तक मरियम नवाज इस केस का ताल्लुक है या बाकी मुकदमात का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि ये भी बात सही नहीं है। 2 साल से वो केस जो है, जो बिल्कुल एक साफ शफाफ केस है और बिल्कुल सीधे सीधे इनमें ये एक्यूज्ड हैं, उन केसेस का अभी तक तफ्तीश ही खत्म नहीं हो रही। लोग तो रिजल्ट देखना चाहते हैं और नैब से हम तवक्को लोगों की ये है कि जो भी एहतसाब के मुकदमात हैं वो अपने मंतकी इंजाम तक पहुँचे और जो मुल्ज़िम है उनको सजा होनी चाहिए। अच्छा, इसमें अब नैब ने फैसला किया कार्य सरकार के तहत FIR दर्ज की जाए मुदाखलत के। वज़ीर आला पंजाब भी नोटिस ले चुके हैं। अगर आप यानी मजीद कानूनी कार्रवाई नैब करती है तो फिर वो विक्टिमाइजेशन का कार्ड होता है। अभी कहा भी क्या विक्टिमाइजेशन या हम पर हमला हुआ, तो क्या लगता है आपको नैब बढ़ेगी आगे? और दूसरा, क्या पंजाब हुकूमत आगे कुछ करेगी? आगे अगर गिरफ्तारियां होती हैं मुकदमात में, उसके बाद आपको सियासी इसका क्या इम्प्लीकेशन नजर आती है? देखिए, सियासी तौर के ऊपर तो PMLN ज्यादा तकसीम नजर आई है, डिवाइडेड नजर आई है कि शहबाज शरीफ साहब आज उधर वहाँ पे मौजूद थे लाहौर में, वो अपने मरियम के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बैठे, और इसके बाद खाकान अब्बासी साहब जो है वो यहाँ से उठ के इस्लामाबाद से जाके लाहौर में उनके साथ शामिल हुए, लेकिन ख्वाजा आसिफ और राना तब्दील जो है वो नहीं गए। तो मुस्लिम लीग नून तो जाहिर है कि ज्यादा जो कहा जा रहा था कि मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई है, उससे ज्यादा वो बटी हुई नजर आई है और लोगों को ज्यादा नजर आया कि ग्रुपिंग है। बाकी तो जाहिर है इसकी जो पोलिटिकल इम्प्लीकेशन है, जिस तरह से उन्होंने हमला किया,
वो PMLN के पहले भी इदारों के ऊपर हमले का रिकॉर्ड है, उसको मजीद जो है वो बदनाम करने का बायस बन। सही। और इसमें जो उनका बहुत से लोग कहते हैं जी कि ये लॉन्च पैड मिल गया मरीम नवाज को, आज दोबारा सियासत में आने का मौका मिला है और अपने आप को उजागर करने का, तो डू यू थिंक इट इज एन अपॉर्चुनिटी या फिर ये एक फेल्ड अटेम्प्ट है अगेन? अपॉर्चुनिटी तो उनके पास जो है वो पहले ही है, वो पहले भी जलसे करती नहीं है, लॉन्च तो कई दफा वो हो चुकी हैं, उनको दोबारा लॉन्च की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। लेकिन असल बात तो ये है कि उनकी क़यादत को शहबाज शरीफ साहब और जो बाकी धड़ा है वो तस्लीम नहीं कर रहा, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो वाज़ेह तौर पर ये बात सामने आई। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने ज्वाइन किया। मैं दीगर मेहमान का भी शुक्रिया अदा करूंगा। इसके बाद हम प्रोग्राम में कंक्लूजन की तरफ जाएंगे अगले सेगमेंट। हमारे साथ रहेगा एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपको इजाज़त है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवाल। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे जी कि नून लीग के लिए सियासी मौका तो इससे पहले भी ये लॉन्च वो हो चुकी हैं, और इससे तो और जो पार्टी आपस में बढ़ चुकी है वो और बेनकाब हुआ है, एक्सपोज हुआ है। मैं आपसे फारूक हमीद साहब पूछना चाहूँगा, क्योंकि लास्टली कि ये बड़ा अहम मामला तो है और उस्मान बुज़दार साहब की पेशी भी है, उसको आप किस तरह देखते हैं? और क्या आपको लगता है कि ये जो नैब है बैलेंसिंग एक्ट है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार जाने लगे हैं इसलिए नैब कर रहा है, ये जो इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस है वो किस तरह देखते हैं आप नैब के जो कार्रवाइयां हैं उनकी? फारूक हमीद साहब देखिए, ये तो लोगों ने अब एक किस्म का एक नैरेटिव बना दिया ना कि जी बैलेंसिंग एक्ट जब वो नवाज शरीफ साहब का हुआ, अपना पनामा केस में उनकी कन्विक्शन हुई, तो उसके बाद जहांगीर तरीन का भी हुआ, तो लोगों ने कहा जी बैलेंसिंग एक्ट है। मेरा ख्याल है बैलेंसिंग एक्ट नहीं है। जहां जहां जेन्युइनली नैब को जरूरत होती है कि वो किसी को बुलाएं, चाहे वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो। देखे ना, बुज़दार साहब है तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर, आप उनको अगर नैब ने बुलाया, जिसमें पहले सिटिंग मिनिस्टर्स को भी बुलाते रहे हैं, तो ठीक है, तो अच्छी बात है, हमें तो खुश होना चाहिए। मैं तो इस चीज को सपोर्ट करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि जनाब आप अक्रॉस द बोर्ड करें। जिसमें कहते हैं डोंट सी द फेस, डोंट सी द अपॉइंटमेंट। आप देखिए केस क्या, और बंदे को जो है बुलाएं कि हाजिर हो जाएं, आप हमारे सवालों के जवाब दें। और मेरा ख्याल ये कि बुज़दार साहब जो है, ठीक है, हमने उनकी कुछ बातें सुनी है दाएं बाएं, लेकिन उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बोल्ड लिखा है कि जनाब मुझे बुलाया जाती हैसियत में, मैं बिल्कुल जाऊंगा और जाके मैं अपने उनके सवालों के जवाब दूंगा। और मेरा ख्याल है यही स्पिरिट होनी चाहिए, यही अप्रोच होना चाहिए कि आपको एहतसाब अदालतों, अपना एहतसाब जो इदारे हैं उनके साथ आपको कोऑपरेट करना चाहिए। और आप अगर ये एग्जाम्पल सेट करेंगे तो इट विल बी सेटिंग ए गुड एग्जाम्पल फॉर द अदर पॉलिटिशियन, फॉर द अदर पीपल। तो मातहत के लिए भी अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे। देखिए जी, हमारा लीडर अगर वो पेश हो सकता है, और आई एम श्योर कल बुज़दार साहब जब जाएंगे तो वो बस एक दो गाड़ियां होगी, जो सिक्योरिटी की गाड़ी होगी, एक उनकी अपनी जाती गाड़ी होगी, कोई जंज नहीं होगी, कोई जुलूस नहीं होगा कि जनाब, और कोई फूल नहीं होंगे। या तो मुसीबत पाकिस्तान में ये पड़ गई है, दुनिया हंसती है हम पे कि जो चोर डाकू है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जो भी चोर डाकू है जिसके खिलाफ सख्त अपने इल्जामात हैं, वो करप्शन के, वो उसको जनाब मनों और टनों के साथ उसको हार उस पर डाले जाते हैं, फूल फेंके जाते हैं।